नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हम यहां पर बात करेंगे टैरिफ की जो अब 50% लगना तय है, क्योंकि कल यूएस की तरफ से हमने यहां पर एक और नोटिफिकेशन अपडेट होता हुआ देखा। जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे बड़ा हिट यहां पर होने की एक्सपेक्टेशन है। अगर जेम एंड ज्वेलरी की बात की जाए तो यहां पर करीबन 30% की जेम्स एंड ज्वेलरी भारत से यूएस को एक्सपोर्ट होती हैं, जिसके ऊपर अब 50% टैरिफ लग जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे टेक्सटाइल्स पर, जहां पर भी टैरिफ की कैंची चली है। यहां पर भी अगर हम अपने पीयर्स देखें या फिर जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं उनके टैरिफ्स देखें तो काफ़ी कम है और भारत के 50% यहां पर एब्सोल्युटली नॉट कॉम्पिटिटिव होते हुए नजर आएंगे। इन सब के चलते अब इंडस्ट्री की क्या राय है, सरकार से किस तरह की बातचीत है, क्या हिट के लिए हम तैयार हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, मिडिल फोकस से सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर.के. विज। मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने भी जुड़ेंगे हमारे साथ ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि एक तो प्राइसेस में उठापटक है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और एक्सपोर्ट्स को लेकर अब काफ़ी चिंताएं हैं। मनोज, कैसे देखते हैं आप सारा का सारा सिचुएशन राइट नाउ? एक तरफ डायमंड्स है, दूसरी तरफ डायमंड ज्वेलरी है। डायमंड एक रफ इनपुट है, रॉ मटेरियल है। दोनों ही तरफ जिस तरह के टैरिफ्स लगते हुए नजर आए हैं, एक फर्स्ट रिएक्शन आपकी तरफ से क्या है? नमस्कार मनीषा जी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली कंट्री के लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए। हमारी इंडस्ट्री पहले ही मार्जिन प्रेशर में बहुत ज़्यादा थी और ये सब लोगों को मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को अभी भी लोग कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, ना कि लग्जरी की तरह। तो कॉमोडिटी की तरह से ट्रीट होने की वजह से हमारा मार्जिन बहुत बड़ा हिट था। अभी यूएस हमारा इतना बड़ा मार्केट है, 30% वहां पे हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था इतना $10 बिलियन। तो अब बहुत मुश्किल है इस चीज को इमीडिएटली दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना। नो डाउट सेपा के थ्रू हमारा यूएई जो सेकंड लार्जेस्ट जहां हम एक्सपोर्ट करते थे वो हमारे लिए खुला है। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी बातचीत चल रही है, सो वो भी हमारे लिए मार्केट अच्छा है। एशिया में भी हांगकांग में री एक्सपोर्ट वहां से हम कर सकते हैं। एक ये भी उपाय है, बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, इट्स वेरी इनिशियल स्टेज, कि इंडिया में हम अनफिनिश्ड गुड्स बनाएं और हांगकांग में हम वहां पे एक छोटी सी फैक्ट्री डाल के कुछ वापस फिनिशिंग करके और फिर वहां से एक्सपोर्ट दूसरी तरह करें। लेकिन फाइनली वो भी जो है अमेरिका में अगर जाता है तो और कॉस्टिंग बढ़ेगी, फिर भी आपको तकलीफ तो आने वाली है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, आपको एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब जगहों पे अभी हमको देखना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली क्राइसिस का एक माहौल जरूर है। जैसा सुनने में आ रहा है कि यूएस में भी जो पोर्ट्स हैं वो जो दिसंबर के लिए जो माल जाता है क्रिसमस के लिए, वो पोर्ट्स अभी से जो है ना वो एक्सेप्ट करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया से ज्वेलरी जाना मुश्किल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट काफी आएगा। ऑलरेडी डिमांड में बहुत बड़ा तकलीफ है, लोकल मार्केट में ऑलरेडी बहुत बड़ा, ऑलरेडी पिछले 8-9 महीने से हम जूझ रहे हैं। कोई खास डिमांड नहीं है, क्योंकि गोल्ड रेट्स आर ऑन ए वेरी वेरी हायर साइड। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन डेफिनेटली बायलैटरल टॉक बहुत जरूरी है, बहुत इमीडिएट बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है। और इसका सॉल्यूशन जो फिलहाल यही है कि लोग री एक्सपोर्ट लेवल देख रहे हैं, खासकर हांगकांग से, और उसका इमीडिएटली कोई फैक्ट्री सेटअप होता नहीं है। लेकिन तब इसकी भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और विद इन इंडिया कंजम्पशन ऑलरेडी बहुत लो है। तो यहाँ यहाँ पे और भी आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेंगे। मनोज जी, एक जो फुल फोकस हमारा और पुश था मेड इन इंडिया का, और जैसे आपने कहा और काफ़ी सारी ज्वेलरी इंडस्ट्री से यही बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया से उठाकर मेक्सिको ले जाएंगे हम, दुबई जाने की बात हो रही है, जीसीसी कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो वो मेक इन इंडिया थोड़ा सा आपको लगता है लैग बिहाइंड करेगा इस वजह से, 50% टैरिफ की वजह से? डेफिनेटली लैग बिहाइंड करेगा, लेकिन लोग अब उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मैनिपुलेट किया है, जैसे यूएस को इतने सारे, ये भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यूएस में बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ से सिंगापुर से या दुबई से एक्सपोर्ट किया है, यहाँ से दुबई कर दिया, दुबई से यूएस किया है, तो अगर उन्होंने 10 पार्सल एक्सपोर्ट किए हैं तो उसमें उनका एक पार्सल जो है ना वो यूएस ने अटका के रखा है, सालों से अटका के रखा है। अब वो आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपने वहां पे दुबई में या सिंगापुर में इसको रीफिनिश किया है और फिर एक्सपोर्ट किया। तो अगर आपका पार्सल 6-8 महीने अटक जाता है, साल भर अटक जाता है,
तो आप समझिए कितना बड़ा कॉस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट और ब्याज आ जाता है। तो जो री एक्सपोर्ट लेवल है ना, वो भी बहुत समझदारी से करने की जरूरत है और उसमें फंसने का बहुत बड़ा चांस है। तो ओवरऑल फाइनली नुकसान तो है ही, और ऐसा नहीं है दुबई में आप सेटअप करेंगे फैक्ट्री, दुबई में सेटअप अगर आप करेंगे तो कॉस्टिंग इज वेरी हाई कंपेयर टू इंडिया। तो आपको वो मार्जिन प्रेशर पहले ही था, वो मार्जिन मिलेगा नहीं। तो ओवरऑल इंडिया को तकलीफ आनी ही वाली है इसका, और बायलैटरल टॉक ही इसका सही रास्ता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, जैसे यूएस में इस तरह के कांड जब से हो रहे हैं, तो अब जैसे लोगों का शिफ्ट जो है डॉलर से गोल्ड पे आ रहा है एग्जाम्पल, तो एब्सोल्युटली। लोगों का इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से जब यूएस की इस तरह के रवैये हैं, तो गवर्नमेंट को प्लस हमारी इंडस्ट्री को सभी को एक नया ऑप्शंस जो है ना दूसरे कंट्रीज को अभी से देखना पड़ेगा कि डाउन द लाइन आगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में फिर ऐसी क्राइसिस आए तो हम तकलीफ में ना आए, हम पूरा यूएस एब्सोल्युटली। डिपेंडेंट ना रहे। एफटीएज और बायलैटरल एग्रीमेंट्स बाकी कंट्री के साथ भी यहाँ पर करने की जरूरत है। मनोज जी, एक फाइनल सवाल, इन सब के चलते क्या डोमेस्टिक कंज्यूमर की तरफ अब ध्यान ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि माना ये जा रहा है, इंडस्ट्री ऐसा कह रही है कि ये वाला क्रिसमस न्यू ईयर सीजन तो शायद यूएस के लिहाज से तो गया, तो क्या इंडियन मार्केट्स के लिए घरेलू की तरफ यहाँ पर ज्यादा ध्यान देखने को मिलेगा? मनीषा जी, सॉरी टू से, घरेलू में ध्यान आप कितना ज्यादा देंगे? ऑलरेडी मार्केट बहुत बुरे स्थिति में, 30 से 40% सेल्स डाउन है। तो यहाँ पे आप कितना भी ध्यान, जब तक कि गोल्ड रेट थोड़ा नीचे नहीं आता है तो मार्केट में एक चहल पहल अच्छी नहीं दिखेगी। और मुझे ऐसा पर्सनल बेसिस पे लगता है, जिसका कोई इंडिकेशन नहीं है, जिस तरह से ट्रम्प चढ़ते हैं उसी तरह से नीचे भी आते हैं, क्योंकि उनको भी इम्पैक्ट आएगा आगे क्रिसमस सीजन के लिए। तो मुझे लगता है बायलैटरल टॉक या कुछ से उम्मीद है मुझे अभी भी थोड़ी, कि अगले 10-15 दिन 20 दिन में इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो दूसरा, फिलहाल नो सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है इंडियन इंडस्ट्री को, इसको जो है ना ये बड़ा डेंट देखने को मिलेगा। ओह वेल, एब्सोल्युटली। का नंबर्स वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी। वेल यू नो मनोज जी, एक्चुअली मैं अपने एक यूएस के फ्रेंड से कल यहाँ पर मिल रही थी, और वो मुझे कह रहे थे कि वो यहाँ पर क्योंकि हैं और इंडिया की ज्वेलरी शायद वहाँ पर बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगी, तो वो यहाँ से शायद पहन वहन के लेके जाएंगे ज्वेलरी। बिकॉज आपको याद है जब हम इंडियंस दुबई जाते थे तो गोल्ड पहन के आते थे। आई थिंक अमेरिकन। लेकिन मनीषा जी, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत एक्सपोर्ट का छोटी, हाँ नंबर ये बहुत बड़ा है, करेक्ट। बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। और री एक्सपोर्ट लेवल दूसरे जगह से कर लें, पहन के चले जाएं, ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए कि हमको यूएस के सामने जो है ना, मतलब हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा टर्नओवर उसके साथ है और उसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे बहुत बड़ा आ सकता है। तो Absolutely. इसका बायलैटरल टॉक करना ही चाहिए और उसका बहुत वो solution- डिप्लोमेटिक टॉक्स करना ही जरूरी है। मैं बहुत लाइटर नोट पे मनोज जी कह रही थी, बट आपकी बात सही है, नंबर्स में तो ये कहीं शो भी नहीं करेगा। $10 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ पर होता है जेमन ज्वेलरी का। जी। लेकिन इससे सीख लेना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि अगले 5 साल में फिर से ऐसी तकलीफें ना आए, तो दूसरे कंट्री से, गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि हाँ, इमीडिएटली जो है ना, यूएई है, यूएई से तो हो चुका है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, एशिया के बाकी ऑस्ट्रेलिया से चल रहा है, एशियन कंट्रीज में, वो इमीडिएटली सॉल्व करना बहुत जरूरी ये है। एक सीख यहाँ से जरूर मिलेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। भी तो काफी कुछ करने की जरूरत है, और शायद यहाँ से एक लर्निंग इंडिया इस तरीके से यहाँ पर ले सकता है। हमारे साथ अब मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट भी हैं। हर्षल, जो एक नोटिफिकेशन कल आया है जहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक सोने और चांदी एक्सपोर्ट में रिवाइज की गई है, वो कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स के जो रेट्स रिवीजन होते हैं टाइम टू टाइम, गोल्ड प्राइस रिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो गोल्ड की जो नई टैरिफ लेवल है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए होते हैं। और ये रिसेंट जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ के उन्हें कुशन करना है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि यूजुअली पूरा 100% ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। एनीवेयर बिटवीन 92 to 95% ही ड्यूटी एक्सपोर्टर्स को वापस मिलती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसे कुशन करने के लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे, कि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, कि कंसिडरिंग अपने एमएफएन रेट जो है, तो इवेंचुअली इफेक्टिवली अभी फिलहाल 55 to 57% टैरिफ है इंडियन ज्वेलरी पे। और अपने कोई भी एक्सपोर्ट्स में, बीट कट एंड पॉलिश डायमंड्स, स्टडेड ज्वेलरी या प्लेन ज्वेलरी, ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 5 to 25% ही मार्जिन जो है वो होते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के। आई थिंक कितने भी आप इंसेंटिव दे दो, लेकिन आप क्वेश्चन एक एक्सटेंड तक ही कर पाओगे, और ये 50% टैरिफ पे तो आई थिंक कुछ भी वायबल नहीं है।
तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे कि जीसीसी कंट्रीज डेफिनेटली सबके रेडार पे है कि वहाँ पे अभी भी 10% ड्यूटी एप्लीकेबल है। बट एक कॉम्प्लिकेशन वहाँ ये भी है, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, इसके लास्ट 10 सालों में वहाँ भी जो नेशनलाइजेशन के नॉर्म्स है, कि लोकलाइजेशन के नॉर्म्स है कि आपको 70-80% वर्कफोर्स जो है वो लोकली होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको उतनी वर्कफोर्स मिलना, जो ज्वेलरी में एक्सपर्टीज रखती हो, प्लस उनका जो कॉस्ट है, सैलरीज है, वो सब ज्यादा होने वाली है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन रीलोकेशन भी जो है, और स्पेशली क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी कितना लंबे तक चलेगी, नेक्स्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपको लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आई थिंक कंपनीज को ये सब भी देखना पड़ता है। आप सिर्फ टेम्पररीली 1 या 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। True. तो डेफिनेटली इट्स एन अनसर्टेन पीरियड मुझे लगता है। बट इस साल का तो इम्पैक्ट आई थिंक बहुत सारा फ्रंट लोडिंग हो गया एक्सपोर्ट्स का। तो प्योरली अगर 2025 की बात करें तो मुझे लगता है 20 से 30% का इम्पैक्ट होगा अपने एक्सपोर्ट्स पे। बट काफी कुछ बिफोर द टैरिफ्स फ्रंट लोड हो गए एक्सपोर्ट्स। बट अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो डेफिनेटली विल सी अ बिग डेंट। जो 10 से 12 बिलियन डॉलर के अपने एक्सपोर्ट्स है, उसमें रफली 60% इज कॉटन, पॉली डायमंड एंड रेस्ट इज ज्वेलरी। एब्सोल्युटली हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि टैरिफ पर दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत यहाँ पर करना काफ़ी ज़रूरी है। और हर्षल ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर बनाया कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंट्रीज में करने की बात कर रहे हैं, यूएस में भी अगर यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर लो जाता है, तो भी ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेंड के तरीके से देखना होगा। तो वो कॉल्स लेने के लिए अभी ऑफकोर्स थोड़ा समय निकलेगा। लेकिन ये तो बात हुई जेम्स एंड ज्वेलरी की। टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट आर.के. विज हमारे साथ हैं। मिस्टर विज, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर भी काफ़ी चिंताएं हैं मार्केट्स को, क्योंकि $10 बिलियन का एक्सपोर्ट तो गारमेंट एंड अपैरल का हम यहाँ से भी होता हुआ देखते हैं। और अगर हम वोवन देखें, निटेड देखें, वहाँ पर ऑलरेडी टैरिफ्स हैं, तो वो टैरिफ 60-65% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के नंबर्स के साथ आप एक्सपोर्ट्स कैसे देखते हैं? नमस्कार जी, राम राम। हम पिछले 2-3 महीने से ये देख रहे हैं कि टैरिफ आएगा आएगा आएगा, और हम सोच भी रहे थे कि शायद कोई सोल्यूशन निकले, परंतु ये नहीं था कि भाई 27 अगस्त से हो सकता है कोई बात हो। परंतु अब तो सब चीजें क्लियर हैं। तो जैसे वो कहते हैं ना, शेर आएगा आएगा आएगा, शेर आ गया। अब हमने देखना है कि शेर को कैसे भगाना है और शेर से कैसे लड़ना है। तो हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक फैशन इंडस्ट्री है। जैसे जेम्स एंड ज्वेलर जो है इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल एक फैशन इंडस्ट्री है। इसमें पहले से 5 से 6 महीने पहले से ही ऑर्डर बुक जो हो जाते हैं, और क्या डिजाइन बनना है, क्या हमें माल भेजना है, उसका रॉ मटेरियल है, वो पहले से तैयारी हो जाती है। तो ये बात तो ठीक है। हमारी जो टेक्सटाइल की जो मार्केट है, पानीपत मार्केट है, लुधियाना मार्केट है, सूरत मार्केट है, तिरपुर साउथ की मार्केट है, और एनसीआर की मार्केट है, और भदोई की मार्केट है। भदोई की मार्केट में मोस्टली हमारे वो चलते हैं कारपेट, हैंड, नॉन और वुवन कारपेट चलते हैं। पानीपत में होम फर्निशिंग चलता है, लुधियाना में निटेड फैब्रिक चलता है, सूरत में वुवन फैब्रिक चलता है, होम फर्निशिंग चलता है, और त्रिपुर में टी शर्ट वगैरह चलती हैं। तो ये सब प्लान है। हालांकि वी आर पासिंग थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो डिजाइन बन गए हैं, आगे बनाएं ना बनाएं। तो अब जैसे तिरपुर में है, तिरपुर में 30 से 40% मशीनें हम सोच रहे हैं उसको बंद करें या आगे ले जाएं, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल इज द ओनली ये एक प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बट सेम टाइम मिस्टर विज, एक चिंता यहाँ पर ये भी चीज़ है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव एज अ सेगमेंट है। मेरी तिरुपुर में भी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला था काफ़ी सारे यूनिट्स बंद हैं। जैसे आपने भी कहा 30-40% वहाँ पर यूनिट शटडाउन्स हैं। लेबर लॉस एज ऑफ नाउ हमने होता हुआ नहीं देखा। कब तक आपको लगता है ये टेक्सटाइल यूनिट्स होल्ड कर पाएंगे? किस तरह का नुकसान की तैयारी है? किस तरह का लेबर लॉस देखने को मिल सकता है? देखो मैम, ये जो प्रॉब्लम आई है, कम से कम अगर हम सब लोग मिलके, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, हम सब लोग मिलके चलेंगे तो 3-4 महीने तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है ही, क्योंकि हमें दूसरी मार्केट ढूंढनी है, दूसरे प्रोडक्ट बनाने हैं, अलग अलग चीजें, रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। परंतु
मैम, हम लोग जैसे सपोज कल को ये कहते हैं कि अमेरिका से बात करें, पर अगर हम उससे एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर है, फार्मर है, डायरी है, वो भी तो सफर करती है। आज अगर हम टेक्सटाइल और डायमंड को बचाने जाएं मिस्टर तो विज, आपकी बात सही है। जैसे आपने कहा 3-4 महीने तक हम होल्ड कर सकते हैं, शायद आगे बातचीत हो जाएगी, शायद चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी, क्योंकि 50% वायबल ही नहीं है। इंडिया मार्केट यूएस को छोड़ना होगा, यूएस की तरफ से इंडिया को छोड़ना होगा। लेकिन 3-4 महीने के बाद अगर इसको लंबा समय लग जाता है सॉल्व करने के लिए, तो किस तरह की चिंता है? क्या कोई प्लान बी है? देखो, जैसे कोविड एकदम आ गया, अब कोविड को हम सोच रहे थे, हमारे पास तो मेडिसिन ही नहीं थी, तो हम जहां यहाँ तो हम कपड़े, हम चलो इंडिया मार्केट को ढूंढ सकते हैं, कपड़े कहीं और भी बेच सकते हैं, पर कोविड के टाइम तो आदमी का आज पता नहीं है, आज है कल है कि नहीं है। तो जब हमने वो एक डिफिकल्ट एरिया को हमने सॉल्व कर लिया है, पर इसमें ये है, अब इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी टेक्सटाइल एसोसिएशन की ऑल ओवर इंडिया में 24 यूनिट है, सबसे डेली फीडबैक आती है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट और हम मिलके इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं, पीएम साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जीएसटी का जो एक मेजर स्टेप रेशनलाइजेशन के लिए किया है दिवाली से पहले, क्योंकि वो 5% करने जा रहे हैं। इसमें मेरी गवर्नमेंट से एक सिर्फ यही है, क्योंकि टेक्सटाइल 2 पार्ट में बढ़ता है। एक तो है टेक्सटाइल जिसमें फैब्रिक, यार्न और गारमेंट आते हैं, और एक होता है मैन मेड फाइबर जो केमिकल मिनिस्ट्री में आता है, जिसका रॉ मटेरियल पीटीए एमईजी है, और टेक्सटाइल का है कॉटन। अगर सपोज गवर्नमेंट अगर 5% जीएसटी करने जा रही है, 12% को खत्म करके, हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि वो केमिकल मिनिस्ट्री के साथ भी बैठ के बात करे। अगर पीटीए एमईजी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो अगर 18% पे रह गया और बाकी 5% पे रह गया, तो ये इन्वर्टेड, एक तो जीएसटी को रेशनलाइजेशन कर दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। सेकेंड थिंग, यूके के साथ जो हमारी एग्रीमेंट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी नवंबर में, दिसंबर में खत्म करें, तो यूएसए की, यूके की मार्केट मिल जाए। तीसरा, मैं उनको कह रहा हूँ कि हमारी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, डिफरेंट सीड्स लाने चाहिए। आज हमारी कॉटन की प्रोडक्शन 1/3 है, पाकिस्तान से भी हमारी कम है। आज 1/3 है, अगर वो 1/3 को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले आए तो फार्मर भी कमाएगा और हम भी कमाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 महीने के लिए, कुछ 10 से 15% हमें कोई आरओडीटी दे दे, ड्यूटी ड्रॉबैक दे दे, सिर्फ अमेरिका के लिए। और उसके बाद अगर ये सोल्यूशन हो जाता है तो हम ठीक हो जाएंगे, परंतु हम घबराएंगे नहीं, इसे ओवरकम करके दिखाएंगे। जी हाँ, जिस तरह की स्ट्रेंथ अभी यहाँ पर है, जिस तरह का पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म हम मार्केट्स में एज ऑफ नाउ देख रहे हैं, ज्यादातर सेगमेंट्स को ये लगता है कि 3-4 महीने तो यहाँ पर निकल जाएंगे। तब तक सरकार थोड़ी सी हैंड होल्डिंग कर ले तो समय आगे निकल जाएगा। मिस्टर विजय, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस सेक्टर को भी इन फोकस रखने के लिए। पर इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो जुड़ेंगे किशोर नार्वे को अपने साथ मोतीलाल ओसवाल से। किशोर नार्वे जुड़ चुके हैं। किशोर, जिस तरह की मार्केट्स है जहां पर रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, डॉलर हल्का सा वीक है, तो कुछ सपोर्ट कमोडिटीज में आता हुआ नजर आया है, आपकी क्या राय है? यस मनीषा, आई थिंक अनसर्टेनिटी अभी भी चल रहा है, रेट कट का उम्मीद तो है, एंड डेफिनेटली फेड की तरफ से तो एक इंडिकेशन मिला हुआ है दैट इज एक्चुअली बॉयंट फॉर कैश कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. But I think the underlying factors are still uncertain. अगर यूक्रेन का इशू अगर रिजॉल्व होता है तो थोड़ा एक करेक्शन आ सकता है. तो शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड टू हल्का सा अपसाइड है, बहुत गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड में आपको 10,100, 1,01,000, 1,15,000 रुपए के आसपास का आपको अपसाइड हो सकता है. सिल्वर में 1,17,000 एंड शॉर्ट टर्म में, एंड आई थिंक मीडियम टर्म में 1,25,000 और 1,32,000 जो हमारा जो पुराना टारगेट है वो अभी भी बरकरार. मेटल्स में क्या करने की राय देंगे, जहां पर कुछ बहुत तेजी आज फिर देखने को मिली है, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन और 2% ऊपर है? आई थिंक आयरन ओर का डिमांड अच्छा है. एट द सेम टाइम कॉपर का भी डिमांड इंक्रीज हुआ है फर्स्ट हाफ. आई थिंक ओवरऑल दैट फंडामेंटल बैकड्रॉप इज स्ट्रांग, एंड रिकवरी, चाइना रिकवरी जो है मेरे हिसाब से इसका जो स्पीड है अभी इंक्रीज हो जाएगा. एंड until unless is there any major disturbance on tariff side, but otherwise I think Chinese recovery is going to propel this market. So कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली कॉपर में तेजी कंटिन्यू कर सकते हैं. 897, 898 के आसपास का अपसाइड के लिए देख सकते हैं.
ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस वहाँ पर स्पेशली मेटल्स में यहाँ पर आती हुई। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।